सपनों में देख सकते हैं। जिस राष्ट्रपति भवन को हम केवल टीवी में देखते हैं, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर मैं जा रही थी और राष्ट्रपति जी के साथ हमने लंच किया। वो मेरे जीवन का वो खुशनुमा समय था कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वहां मुझे लोग कह रहे रो क्यों रहे हो, आपके लिए तो बहुत। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है और खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। आज इस टाइम पर हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, संतोष दहिया कुरुक्षेत्र से, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है कि महिला शक्तिकरण को लेकर के, जिन्होंने भी देश के अंदर महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है या उनके हक की लड़ाई लड़ी है, उसको खास तौर पर हमारे कार्यक्रम के हम लेकर के आते हैं। सबसे पहले तो संतोष दहिया जी, नमस्ते, राम राम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो भाई, आप ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शकों को बताना चाहूँगा जी, जो पंचायती चुनाव होते हैं हरियाणा के अंदर, उसके अंदर 50% महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाली, और उसको लागू खुद संतोष दहिया बताएंगे भी लागू करवाया है या नहीं करवाया है। बाकी जो खबर आई थी लगभग 15 दिन पहले, उसमें इनकी जो पोस्ट थी उसमें यही था कि लागू करवा दिया है। तो जो 50% जो महिलाओं की लड़ाई लड़ी हैं जी, आप राजनीति की बात करें, भाई पंचायती चुनाव की बात करें, उसका क्या रहा? देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायती राज में महिलाएं 33% उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन पिछली बार 33 के अगेंस्ट 42% महिलाएं आई, और ये एक बड़ी अचीवमेंट मैं मानती हूँ। लेकिन ये लड़ाई मैंने क्यों लड़नी शुरू की, क्योंकि आज भी लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में केवल 10% महिलाओं का होना सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब बात 50% की होती है महिलाओं की, फिर राजनीति में केवल 10% महिलाएं क्यों? क्योंकि जहां कलम चलती है, जहां लोगों के अधिकार दिए जाते हैं, जहां पॉलिसी बनती है, वहां महिलाएं क्यों नहीं है? ये मेरा एक बड़ा सवाल है, हमेशा हर सत्ता से मैं करती रही हूं। और इस बार हमने पहली अंतर्राष्ट्रीय सर्वखाप महिला कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें देश ही नहीं विदेश से बहुत महिलाएं जुड़ी थी। और हमारा ये एजेंडा था, हमने ये एजेंडा पास वहां किया कि भाई 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में, जो आने वाला पंचायती राज में, उसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमारी इस मांग को हमने मेल के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस पर बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे आने वाले पंचायती राज में। तो मैं ये सर्वखाप महिला महापंचायत की सबसे बड़ी जीत मानती हूँ। बिल्कुल भाई, इंट्रोडक्शन में पहले भी बताना भूल गया मैं, सर्वजातीय सर्वखाप जो महिला पंचायत है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया, और इन्होंने हमेशा से एक इनके मन के अंदर एक टीज थी, वो पूछते हैं कि महिलाओं की लड़ाई लड़ना इन्होंने कब से स्टार्ट किया, कब इनके मन के अंदर यह आया। क्योंकि हरियाणा की यदि बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र आज भी ऐसे हैं कि वहाँ पर यदि लड़कियों की बात करते हैं, पंचायत में मतलब जाने की बात तो दूर, पंचायत जहाँ हो रही है उससे दूर दूर हट करके चलती हैं। पंचायत में शामिल होने की तो अलग बात है, लेकिन खुद संतोष दहिया जी थे, उसका नेतृत्व करिए पूरे देश के अंदर जो सर्वखाप पंचायत है उसके अध्यक्ष हैं। आपके मन के अंदर कब टीस आई जी, मतलब भाई आपने लगा भाई लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, भाई आज भी पुरुष प्रधान देश ही है। वैसे हर पार्टी, राजनीति की बात करते हैं, हर पार्टी का एक नारा है कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन ग्राउंड लेवल की यदि बात करते हैं, हाँ आज भी जो उनके अधिकार है, जो उनको कानूनी रूप से जो शक्ति मिलती है, उनका उपयोग या तो उसका पति या भाई या ससुर वो करता। आपके मन के अंदर टीस कैसे जागी और इसका क्या रिजल्ट रहा फिर? देखिए अजय जी, मैंने देखा कि पंचायती राज में भी जब महिलाओं को अधिकार मिला और वो जीत कर आई, उसके बावजूद वो केवल एक रबड़ स्टैंप की तरह काम करती हैं। उनकी जगह पर उनके भाई, उनके पति, उनके ससुर, उनके पिता काम करते हैं। मैं गांव दर गांव जाकर महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकालिए, आप इनका सहयोग लीजिए। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और उनको बराबर इक्वेलिटी पर हमें काम करना पड़ेगा। जो टीस है वो मेरे अंदर तब से है जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 12-13 साल की थी महज, और मेरे पड़ोस में एक शराबी होता था, और वो अपनी पत्नी को लगभग या तो पीटता था, या खाना फेंकता था, या गालियां देता था। रोज ही उनके घर में ड्रामा होता था, और गली के सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, रोज देखते थे भाई मत कर मत कर। उसकी वाइफ पढ़ी लिखी, वो अनपढ़,
लेकिन उसके बावजूद वो दारू पी के रोज ये ड्रामा करता था। हुआ क्या कि मैं भी वो देखती थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और उसके हाथ में पहले खाना भी बिखरा पड़ा था, उसके हाथ में डंडा था। वो अपनी पत्नी को डंडा मारने भाग रहा था ऐसे, और मैं क्योंकि वो लगातार देख रही थी, वो कहीं ना कहीं अंदर एक दर्द सा जो है ना वो जमा हो गया था। और मैं भी मेरी माँ के जैसे पल्लू से छिपके अलग से यूं खड़ी थी, डरी हुई थी। पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, मैं वहां से निकली और मैंने उस लड़के का, छोटी सी थी, डंडा छीना और उसी को मार कर भाग ली। मतलब जब मैंने ये ऐसा किया तो सब ने मेरे को कहा, भाई इतनी छोटी होकर भाई इतना मतलब भाई को मार दिया, बड्डी होके क्या करेगी। ये शब्द थे गांव वालों के। और मेरी माँ ने मुझे कहा, घूंघट में थी मेरी माँ, और मेरी माँ ने ये कहा कि तूने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जब तक बेटियां नहीं खड़ी होंगी तब तक तुम्हें बराबरी का अधिकार कोई दे नहीं सकता। अरे क्यों मार रहा है इसको, इसका कसूर बता दे, तड़कियां तो रात में यह काम करे। और भाई तू सारा दिन तो ताश पीटे और सांझ रह तू दारू पी के इसने पीटे, क्या मतलब होया भाई, इतना कति सही करा। मेरी माँ ने यह कही। वो एक मेरे जीवन का वो दिन था जब मुझे लगा कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है मेरी लाइफ में। 1987 में मैं हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई वॉलीबॉल में। मेरी तरह एक लड़का लड़कों में बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ। मुझे इनाम के तौर पर 200 रुपए दिए और लड़के को 500 रुपए दिए। आप जैसे मीडिया साथी आगे, किसी ने मुझसे कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई भैया, आप हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई हैं। मैंने कहा खाक बधाई, छोरे थे तो 500 रुपए दिए, मेरे तो 200 रुपए दिए। मैंने कहा यो के बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई, कोई बधाई नहीं। ये बात ताऊ तक पता चल गई। अब ताऊ बहुत सीधा आदमी था। ताऊ उनको जब पता लगा तो मेरे को बुला लिया उन्होंने, कहा कि ताऊ देवीलाल, वो बोले मुख्यमंत्री थे वो, 87 की बात है। उन्होंने बुला लिया, बोले वो छोरी ने बुला के लाओ भाई। गए और जो उन्होंने शब्द मुझे कहा, मेरे सिर पे हाथ रख के उन्होंने 500 रुपए इनाम दिया, डांट मारी सब पे। बिला रही एक खागड़ इस ताई तो 500 रुपए, या छोरी बेचारी गोबर गिरे, पानी भरे, फिर या स्कूल में जा, और उसके बाद या खेल ले, और हरियाणा की बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुई यार, तुमने इससे 200 रुपए दिए, डूब मरो तुम, यूं करके उन्होंने धमकाया और मेरे सर पे हाथ रख के 500 रुपए का इनाम दिया। और यूं बोले बेटा इतनी छोटी होकर जब तुम अपने अधिकार की बात कर सकती हो, तो मुझे ऐसे लगता है एक दिन तुम हरियाणा की महिलाओं की आवाज बनोगी। वो जो शब्द हैं वो दिमाग में घूमते रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे महिलाओं के लिए बोलना है, मुझे मतलब महिलाओं के लिए लड़ना है। और जब भी कुछ ऐसा होता है, महिलाओं के अगेंस्ट कुछ होता है, तो मेरा खून खोल जाता है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, माँ जननी, बिल्कुल औरत के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। सुबह से लेकर रात तक ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई दहलीज नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं, आप हवन भी नहीं करा सकते पत्नी के बिना। बिल्कुल कोई किराए का मकान भी ना दे औरत के बिना, तो मतलब ऐसी हालत है। और फिर भी मतलब औरत को तुम पीटो क्यों भाई? पीटना किस लिए, क्यों? उनको भी जीने का अधिकार है। आज मैंने एक अभियान चलाया पर्दा प्रथा के अगेंस्ट, महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा। मैं ये देखती हूँ, जो बेटी आज देश का नाम रोशन कर रही है, जो बेटी आज चांद पर चली गई, जो हवाई जहाज चला रही है, क्या वो घूंघट में रह सकती है? क्या घूंघट में रह के कोई हवाई जहाज चला सकता है? घूंघट में रहकर क्या कोई देश के लिए मेडल जीत सकता है? नहीं। लेकिन ये घूंघट से बाहर करे कौन? क्योंकि हमारी प्रथा नहीं है, जो पर्दा प्रथा कह रहे ना। अब 2 महीने मास्क लगाना लोगों को पड़ गया, पता लग गया कि मुंह पे 24 घंटे एक कपड़ा रहता है तो उसकी तकलीफ कितनी है। और वो लोग ये कहते हैं कि औरतों को घूंघट में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई घूंघट में? अरे घूंघट में रहने से या ना रहने से, इज्जत करना और ना करना, इससे फर्क पड़ता नहीं है। हमारी बेटी 20, 22, 25 साल की होती है, वो इज्जत नहीं करती, वो तो घूंघट नहीं करती है, वो भी तो माँ बाप की इज्जत करती है। तो बहू भी तो देखो, एक 20-25 साल तक ऐसी लड़की रहती है, उसके बाद एकदम घूंघट करो और उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता। मैंने खुद कई मटके फोड़े मेरी ससुराल में, क्योंकि घूंघट करा करते। और मैं सच में कह रही हूँ, जमीन अनइवन दिखती है, मतलब समतल नहीं दिखती है। और कई बार मेरे को ठोकर लगी, कई बार फोड़े मैंने मटके। गांव में जब भी गई मैं, डॉक्टर से मैंने जब कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि जो महिला घूंघट करती है उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि वो डॉक्टर को अपनी बीमारी बता दे, क्योंकि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें होता है। एक यूं लगता है कि जैसे मैं यूं एक झिझक, कैसे बोलूं, कैसे कहूं। और ये हमें सिखाया जाता है बचपन से। जब मुझे याद है, जब मैं छोटी सी थी, सर की चुन्नी क्यों उतर गई, तेज आवाज में क्यों बोली, भाई के आगे क्यों बोली, बाप बैठा था उसके आगे क्यों बोली, अच्छा इतनी तेज आवाज में तू बोलने लगी तो फिर क्या करेगी तू, अगला तो ना बसावे। मतलब इस तरह का एक लड़की के साथ एक इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, हम उसको दबाते रहते हैं लड़की को कि भाई तू, मतलब लड़का तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम सेकंड पर आती हो। जबकि मैं ये मानती हूं, अगर महिला ना हो तो लड़का हो ही ना। बिल्कुल, लड़का कहां से आया? महिला से ही तो लड़का आया। तो महिला को प्रथम स्थान महिला को मिलना चाहिए। और हमारी
हमारी जो ग्रंथ लगा लो, हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा महिला को पहला स्थान देते हैं। हमें कृष्ण राधा कोई नहीं बोलता, राधा कृष्ण बोलते, राम सीता कोई नहीं बोलता, सीता राम बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें हमारी संस्कृति से मिली हुई हैं। बावजूद इसके आज भी जब स्कूल बच्चियां जाती हैं और उनको रास्ते में मनचले रोक लेते हैं, कई बच्चियां मेरे पास आती हैं कि वो स्कूल जाना छोड़ गई है क्योंकि रास्ते में कोई मनचला उनको छेड़ता है। जब ये सुनती हूँ तो सच में खून खोलता है। अरे तुम बस में बच्ची सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन पर बच्ची सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है। अगर मतलब लड़की की इच्छा के विरुद्ध अगर वो मना करती है तो लड़का उसको चक्कुओं से गो के मार देता है। 37 चक्कू मारे, मैंने पीछे न्यूज देखी और रोंगटे मेरे खड़े हो गए। अरे मतलब सब मैंने देखा तेजाब फेंक दिया लड़कियों पे, वो कितना ये निर्भया कांड, स्वीटी कांड, कितने कांड। मतलब एक लड़की डॉक्टर, अब बेंगलोर वाला आपने देखा, हैदराबाद वाला देखा आपने, एक लड़की जो डॉक्टर है महज 10 मिनट का अंतर जिंदा अगर किसी बच्ची को जला देते हैं। काठवा वाला कांड देखो आप, यूपी वाला देखो आप, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, एक लड़की को पेट्रोल डाल देते हैं, सड़क पे वो 1 किलोमीटर तक जलती हुई जा रही है। हिंदुस्तान जहां जिसको हम ये कहते हैं माँ का देश है, जहां गंगा पुत्र, कुंती पुत्र, देवकी नंदन, कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनके केवल माँ के नाम को जाना जाता है, पिता के नाम को कोई जानता ही नहीं। उस देश में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं की आवाज बढ़ना पड़ेगा, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई जरूर लड़ूंगी। बिल्कुल। चलो भाई, संतोष दहिया जी ने तो मतलब जो हमने पूछा था भाई मन के अंदर ये टीस कहाँ से जागी, तो कई पीढ़ियों से कई बार हम ये सोचते हैं भाई ये सामाजिक जो हमारी जो संस्कृति है, एक मतलब जो सही तरीके से ज्ञान होता है उसके अनुसार यदि समाज चलाता है तो हमने चलना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है बहुत कुछ मायने रखता है उसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, कई परंपराएं ऐसी हैं जो पीढ़ी टू पीढ़ी चल रही है। हम कहते हैं कि हमारे दादे परदादा भी यही करते आए हैं कि आपने भी घूंघट प्रथा में ही रहना पड़ेगा, और लड़कियों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बना जाता है, क्योंकि ये खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं उसके अंदर ये क्या आ जाता है कि बेटी को तो ये कह देते हैं कि बेटी अपने परिवार की लिहाज रखना, अपने परिवार की इज्जत रखना। हालांकि कई परिवार ऐसे कि अपने बेटे को नहीं कहते, हालांकि दोनों को बराबर कहने का हक होता है। इसलिए संतोष दहिया जी ने भी एक खास मुहिम जो हरियाणा के अंदर चलाई है और पूरे देश के अंदर ये एक दिन चलेगी कि लड़कियों के ऊपर चाहे गैंगरेप की बात करें, चाहे बलात्कार की बात करें, चाहे उनके हकों की बात करें, चाहे उनके पहनावे को लेकर के बात करें, चाहे घूंघट प्रथा को लेकर के बात करें, हर बार हर हक की लड़ाई संतोष दहिया जी लड़ रही हैं। संतोष दहिया जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीति के भी, आपने इसकी पंचायती की जैसे चुनावी कहा था आपने कि अभी जो चुनाव होने वाला जिला पार्षद और सरपंच वाला, उसके अंदर 50% महिलाओं का योगदान रहेगा। तो क्या जो एक कहते हैं कि प्रकृति का एक जो रूल है, परमात्मा की जो देन है कि महिलाएं जो होती हैं भाई, लड़का का जो पालन पोषण है लड़का लड़की वो भी महिलाओं को करना पड़ता है। कई जो और बातें हैं घर के जो कार्य हैं वो पीढ़ियों से चलता आ रहा है वो भी उनको करना पड़ता है। क्या वो बात आड़े नहीं आएगी? 50% कार्य फिर वो महिलाएं ज़्यादातर वो करती हैं, वो नहीं आड़े आएंगी जो बातें? देखो अजय जी, मैं ये मानती हूँ अगर मौका मिलता है तो बेटी इतिहास रचना जानती है, बिल्कुल उसमें हुनर है, उसमें टैलेंट है, उसमें खूबियां हैं। केवल एक मौके की दरकार है। जब उनको मौका मिला तो 26 जनवरी पर परेड को लीड करती हैं। जब उनको मौका मिला तो वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं। मौका मिला वो प्रधानमंत्री बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, सांसद बनी है, एमएलए बनी है, वो पायलट बनी है, वो सब कुछ बनी है। महिला में वो टैलेंट है जो जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें इतनी खूबियां हैं। मैंने माता तो निर्माता होती है जी, वेदों में भी लिखा है कि माता निर्माता, माँ चाहे तो बेटे को शेर बना दे, माँ चाहे तो बेटे को गिद्ध जैसा बना दे। डेफिनेटली माँ केवल एक नाम नहीं है, माँ वो पाठशाला है, माँ वो गुरु है जो कुछ भी कर सकती है। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये लोग बने हैं, ये माँ के कारण बने हैं, क्योंकि माँ ने वो शिक्षा दी है। अगर माँ अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में भेजेगी तो बच्चा गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी वो जो माँ के अंदर गुण है जो अपने बच्चे के अंदर वो डालती है, वो वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति भवन जा सकती हूँ, कभी नहीं सोचा। लेकिन मेरी माँ में था, मेरी माँ अनपढ़ थी, हालांकि मेरे नाना जी आज़ाद हिंद फौज में थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे, उनकी अभी प्रतिमा भी लगी थी, और क्योंकि एक फौजी की वो बेटी थी। लेकिन मेरी माँ अनपढ़ थी उस वक्त। ये कहते ना छोरी ना स्कूल में नहीं भेजे भाई, ना छोरी ना पढ़ा हुआ, छोरी पराया धन, मतलब इस तरह की चीजें होती थी। इतना होने के बावजूद उसके बाद मेरी माँ ये चाहती थी कि मेरी बेटी पढ़े भी और मेरी बेटी खेले भी। जब मैंने खेलना शुरू किया तो मेरी दादी ने क्या करती, बोले ना छोरी ना बाहर ना काट दे, लागी ना बाहर की फिर मुश्किल हो जाएगी, मतलब ये बात कहा करती मेरी दादी।
मेरी माँ यूँ कहती है भाई मन्ना अपनी छोरी पर विश्वास है। मेरे पिता भी फौजी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है और हम अपनी बेटी ने खिलावांगे। और जब मैं हरियाणा के लिए 4 गोल्ड मेडल स्विमिंग में लेकर आई तो गांव में जो बुजुर्ग आदमी थे उनने भी मेरे सिर पर हाथ धर के बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बेटी तू हमारा बेटी नहीं बेटा है, मतलब उन्होंने एज ए मुझे बेटा ट्रीट किया गाँव में। और उन्होंने बहुत मुझे मान सम्मान दिया, मतलब गोबर घेरना, पानी भरना, सानी सपानी सब कर रखा मैंने, ये खेती क्यारी सब कर रखा। संडे मारा खेत में होया करता, छोल छाल नड़ा सब कर रखा। मेरी माँ जब धार काटने जाया करती मैं इतना दूध बिलो दिया करती, न्यू सोचा करती मेरी माँ इतना उसका काम करती। मेरी माँ न्यू कहती ना तो तू पढ़ ले। लेकिन मैं टीवी में न्यू देखा करती ये राष्ट्रपति कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री कितनी बड़ी चीज है। मतलब ये एक सपना था मेरे अंदर कि मैं उनसे कभी क्या मिल सकती हूँ। जब 100 वीमेन अचीवर्स अवार्ड मुझे मिला, राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया, सच में अजय मैं बता नहीं सकती। मैं राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ी थी और मेरी आंखों से टपर टपर पानी गिर रहा था। जिस राष्ट्रपति भवन को हम केवल सपनों में देख सकते हैं, जिस राष्ट्रपति भवन को हम केवल टीवी में देखते हैं, वो राष्ट्रपति भवन के अंदर मैं जा रही थी और राष्ट्रपति जी के साथ हमने लंच किया। वो मेरे जीवन का वो खुशनुमा समय था कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वहां मुझे लोग कह रहे रो क्यों रहे हो, आपके लिए तो बहुत खुशी के पल हैं। मैंने कहा मैं यूं नहीं रो रही, मैं उन बुजुर्गों के लिए, मैं मेरी माँ के लिए, मैं उन बुजुर्ग जो महिलाएं हैं मुझे आशीर्वाद देती हैं, वो उनके प्रति मेरी भावनाएं उमड़ रही हैं कि उन्होंने मुझे कितना सम्मानित किया है, उन्होंने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे कहा नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम हमारा बेटा है, तू कर, हम तेरे साथ हैं। जब मैंने पर्दा प्रथा के अगेंस्ट अभियान शुरू किया तो मेरे ससुराल से फोन आया कि बेटा तू बहुत अच्छे काम कर रही है पर तू घूंघट हटाने की बात ना करिए। मैंने कहा जी क्यों? बोले ना फिर ये हमारी इज्जत नहीं करेंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं गांव में गई, गांव में सारे इकट्ठे करे, मैंने उनसे बात करी, सारी खाप पंचायत इकट्ठी करी हमने, सिशाना में हमारी पंचायत हुई। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा मैं आपके बीच में हूँ, मैं घूंघट नहीं कर रही, मैं करती थी घूंघट लेकिन अब नहीं कर रही हूँ। मैंने न्यू बता दो मैं इज्जत कर, मैं कड़े कमी छोड़ू। तो न्यू बोले ना बेटी तू तेरे जैसी तो बेटी जो ना होनी बंद होली। मैं कहा सारी बेटी सी हैं, केवल उन बेटियों को सम्मान देने की बात है, आप ये आशीर्वाद मैंने दो। और घूंघट हम न्यू नहीं कह रहे सारी जो पिछली औरतें हैं वह खोल कर बाहर आ जाएंगी, वो संभव भी नहीं। हम तो आने वाली पीढ़ी जो आगे बढ़ना चाहती है, जो देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहती है, उन महिलाओं के लिए वो बेड़ी मत बनाओ, आप उनके लिए बंधन मत बनाओ इसको। अगर कोई गाड़ी चलाती है, कोई स्कूटी मोटरसाइकिल चलाती है, वो लड़की घूंघट कैसे निकालेगी? तो मैंने कहा जो बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, उस खुले वातावरण में जाना चाहती है, आप उसको मौका दो, आप उसका साथ दो, क्योंकि आज बेटियां पंख फैला चुकी हैं, उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं, केवल आप लोग साथ खड़े हो जाओ, आप उनको रोको मत। तो ये जो चीजें हुई ये इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा नहीं बेटा तू कर। और खाप पंचायतें मेरे साथ खड़ी हुई, पूरी हमारी सर्व खाप, क्योंकि मैं महिला विंग की 1355 में हमारी खाप पंचायतों में महिला अध्यक्ष होती थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम गुलाम हुए वो सब चीज़ें रही, उसमें फिर महिलाओं को बाहर निकालना बंद कर दिया था, क्योंकि गुलामी में जो भी आक्रांता होते हैं वो सबसे पहले बहू बेटियों के ऊपर प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए पर्दा शुरू हुआ था, लेकिन पर्दा हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। तब ये हमें मौका मिला और उसके बाद सर्व खाप महिला विंग की में मुझे 2010 में 2 मई 2010 में पाई में मुझे अध्यक्ष बनाया गया और सर्वसम्मति से पूरी सर्व खाप महापंचायत ने जो मान सम्मान मुझे दिया है, मैंने भी ये प्रण लिया हुआ है कि हम उनका मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, क्या अग्रणी बिला स्टार्टिंग में पहले एक उदाहरण बनाना पड़ता है, खुद अपने हकों की लड़ाई लड़ना पड़ता है। संतोष दहिया जी ने ऐसा ही किया, सबसे पहले तो खुद एक उदाहरण बनी है, राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित है। हरियाणा के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं हर मुख्यमंत्री से सम्मानित रहे हैं, चाहे और जो देवव्रत आचार्य हैं महामहिम है ना जी, हाँ गवर्नर, कई गवर्नर हरियाणा के गवर्नर भी कर चुके हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी, हिमाचल के गवर्नर भी, दिल्ली अपना चंडीगढ़ पुलिस भी, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, कई सारे गवर्नर और कई उत्तराखंड के 5 जनने में केवल 4 महिलाओं को छापा इन्होंने। नॉर्दर्न इंडिया से केवल मैं थी, जो पूरे हिंदुस्तान से 4 महिलाओं को उन्होंने छापा था कि हम इतना काम करें। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है मुझे, गल्फ न्यूज ने छापा है मुझे, क्योंकि जो काम मैं धरातल पर करी हूँ, ऑनर किलिंग के अगेंस्ट हमने काम शुरू किया,
कन्या भ्रूण हत्या ये सरकार ने तो 2016 में शुरू किया, लेकिन हम 2002 से शुरू कर चुके, लाखों लोगों को ओथ दिला चुके, लाखों लोगों के हस्ताक्षर करा चुके हैं। बच्चियों की एजुकेशन के लिए जो बच्ची मुझे पता लग जाती है कि भाई 10वीं से पहले किसी माँ बाप ने उठा ली, क्योंकि मैं ये मानती +2 तक तो एजुकेशन बच्ची की जरूर होनी चाहिए, ताकि उसको अपने अधिकार भी पता लग जाए, भाई कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है, वो सारी चीजें उसे पता लग जाए। तो जो बच्ची स्कूल छोड़ जाती है, मैं उस बच्ची के घर तक जाती हूँ, उसके पेरेंट्स को मनाती हूँ, भाई +2 तक जरूर पढ़ा दो, आगे तो देखी जाएगी, लेकिन +2 जरूर पढ़ा। संतोष दैया जी जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस आप जो नेतृत्व कर रहे हैं महिलाओं का, आगे की क्या रूपरेखा, जो आपकी सर्व महिला खाप पंचायत उसका जो नेतृत्व आप कर रही हैं? उसका हमारा अभी तो हमारा हरियाणा में पंचायती राज में था। मेरे पास दिल्ली से फोन आया कि बहन जी हरियाणा में तो करवा दिया और महारा कद करवाओगे? तो क्योंकि हमने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे महिलाओं को इकट्ठा किया है, मेरे पास पूरे देश से, हर स्टेट से महिलाएं हैं, तो मैंने दिल्ली से भी वादा किया है कि हमारा हरियाणा का हो जाए, फिर दिल्ली का करेंगे। उसके बाद हम विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर नौकरी में 50% महिलाएं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन को हम पूरा करेंगे, इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संतोष दैया जी। और ये ना सोचो आप केवल महिलाओं की बात करती हूँ, मैं इक्वेलिटी की बात करती हूँ। जहां महिला गलत होती है मैं 1 सेकंड में झंडे उठा लेती हूँ उसके अगेंस्ट। देखा भी होगा रोहतक वाले बस कांड में आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, जो महिला गलत है कानून का दुरुपयोग करती है। जो लड़कियां थी उन्होंने जो लड़कों की पिटाई की थी, वो आर्मी में जो उनका सिलेक्शन हुआ था, बिल्कुल वो मामला बिल्कुल चला था वो। हाँ बिल्कुल जी। अगर मैं आवाज नहीं बनती तो उन लड़कों को कतई न्याय नहीं मिलता। वो लड़ाई मैंने लड़ी। कहीं कोई महिला किसी भी स्तर पे अगर कानून का दुरुपयोग करती है, ब्लैकमेल वाले जो कार्य है वो बिल्कुल हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहती हूँ, जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती है, मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि कानून का एक भी महिला अगर दुरुपयोग करती है तो वो उन सब महिलाओं के लिए रास्ता बंद कर रही है जिनको उसकी जरूरत है, क्योंकि कानून महिलाओं के लिए बना है। आज भी ना जाने कितनी बेटी गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी बेटी रेल पटरियों पर लहू बो जाती हैं, कितनी कुएं में कूद गई, कितनी गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। तो आज भी बेटियों को जलाया जाता है, तेजाब फेंका जा रहा है, दहेज के लिए मारा जा रहा है। आज भी उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको आज बचाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, कानून का दुरुपयोग अगर एक भी महिला करती है तो मैं उसको ये बताना चाहती हूँ वो कानून का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि वो कानून उन महिलाओं के लिए है जिसको उस कानून की जरूरत है। बिल्कुल। चलो जी, क्या संदेश हरियाणा की जितनी बेटियां हैं, पूरे देश की बेटियां हैं, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश देंगे? एक महिला जो आप नेतृत्व कर रही हैं पंचायत के तौर पर, क्या संदेश हमारे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अजय आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और क्योंकि आप लोग बहुत चीज़ों को उठाते हो और सबके सामने लेके आते हो, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और महिलाओं को तो केवल एक ही संदेश दूंगी, महिलाओं में वो टैलेंट है, वो हुनर है कि जिसमें मतलब जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वो अपने टैलेंट को पहचाने। वो ये ना सोचे कि मैं केवल रोटी चूल्हा चौके तक सीमित रहूं। नहीं, हर महिला में गुण है। भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ देकर भेजा है। बिल्कुल। और उस टैलेंट को वो लोगों के सामने लेकर आए, जो हुनर उनके अंदर है वो उसको लेकर आए। हमने कोरोना में लोग घरों में कैद थे, बिल्कुल, लेकिन हमने उस कोरोना को लोगों के लिए वो समय बना दिया कि महिलाओं ने कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया। उस व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू करने का मेरा सबसे पहला मकसद ये था, क्योंकि मैं जिससे भी बात करी थी वही महिला, अरे परेशान हो गए यार, सारा कुनबा घर में, सारा दिन रोटी पहुंच जाओ, कदे किसी पकौड़े बनाओ, कदे कुछ बनाओ, ये सारा दिन ये फरमाइश रहती है। तो बोला कि हम तो घने दुखी हो गए। मैंने कहा भाई चिंता ना करो, मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने समय फिक्स किया कि सारा दिन ना महिलाएं परेशान ना हो। मैंने समय फिक्स किया 4 से 6, हमारा अभी भी ग्रुप चल रहा है। हमारे एक ग्रुप शुरू किया था मैंने, और पूरे देश से महिलाएं जुड़नी शुरू जब हुई तो उन महिलाओं में इतना उत्साह था, क्योंकि वो सारा दिन परेशान हो रही थी। एक टाइम हमने रख दिया, सबसे पहले उनमें क्या हुनर है वो वीडियो बना के ग्रुप में डालने लगी, हम उसको आगे शेयर करते रहे। उसके बाद महिलाएं इतनी आगे कि अब 13 ग्रुप बन चुके हैं हमारे महिला सरोखाप के, 13 ग्रुप बन चुके हैं। उसमें हम हर रोज टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, और ऐसे करंट टॉपिक हम देते हैं जिनकी आज सच में देश और प्रदेश को जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है, हम अवेयर करें महिलाओं को। डिप्रेशन से हमने बाहर निकालने का काम किया। तो एक बड़ा हमने इसको एक मुहिम चीज और बड़ा एक प्लेटफॉर्म हम महिलाओं को दे रहे हैं। सर्वखाप महिला का हम गठन शुरू कर दिया है। हर जिले में हमारी महिला खाप पंचायत होगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। जो हमारा जो ग्राउंड मीडिया का खास कार्यक्रम है
संतोष दहिया जी से भी मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो महिलाओं के हकों की लड़ाई लड़ना स्टार्टिंग से मन के अंदर इनकी जो एक टीस थी उसको बताया, और आगे लगातार जो इनका एक महिलाओं के हकों की लड़ाई लड़ना वो जारी है। ग्राउंड मीडिया के लिए कुरुक्षेत्र से मैं जवाहर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।